हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। अरे मैं भूल गया। सो आज हम इंडिया के अपग्रेड की बात कर रहे हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कब सीखूंगा मैं इंडिया का अपग्रेड, एंड दिस इज स्पेसिफिकली इन हिंदी। सो इफ़ यू आर नॉट इन हिंदी स्पीकिंग और listening audience, sorry for that, but this video is going to be about the India upgrade from 19 to 25, and this is going to be officially in Hindi. uh, the decision of choosing India is, again, it's one of the topmost country who watches video on this channel. So let's start. तो इंडिया अपग्रेड, आज हम बिजनेस सेंट्रल 19 से बिजनेस सेंट्रल 25 अपग्रेड करेंगे इंडिया के डेटाबेस को। मुझे पता है बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं पुराने वर्जन से भी बिजनेस सेंट्रल अपग्रेड कैसे करते हैं इंडिया में, उसके भी वीडियो आगे बनाऊंगा। आप लोगों को मेरे को कमेंट्स में ये बताना है कि मैं हिंदी में ही करूँ, विच इज़ इंग्लिश, या फिर मैं इंग्लिश में करूँ। इट्स योर विश, इट्स योर चैनल, ठीक है। तो शुरू करने से पहले लेट मी बी वेरी क्लियर, मुझे बिजनेस सेंट्रल का यूट्यूब चैनल इंडिया में सबसे बड़ा बनाना है, और उसके लिए मेरे को आप लोगों की बहुत मदद लगेगी। और वो मदद कहाँ से होगी? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो लेट्स डू इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आपकी समझ में ये आता है कि ये किसी और की हेल्प कर सकता है, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तो अब हम आते हैं आज के वीडियो पे। जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट पे डाल दीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट। चलिए, तो शुरू करने से पहले इन्वायरमेंट समझ लेते हैं जो हमने इस टेस्ट के लिए बनाया। ये मेरा एक बिजनेस सेंट्रल 19.15, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 19.15 वर्जन है विद इंडिया लोकलाइजेशन। और इसमें टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ कंपनीज बनाई हैं। इसमें मॉक है, प्रॉड है, टेस्ट है, सब में क्रोनस का डेटा कॉपी कर रखा है, तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। साथ में इसमें एक कस्टम एक्सटेंशन है जिसमें कि कस्टमर टेबल में 3 फील्ड जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसी तरीके से वेंडर टेबल में भी 3 फील्ड जो आपको वेंडर की स्क्रीन में दिखेंगे, और एक हमारी कस्टम टेबल भी है इसमें, वो है सैम्पल एंट्रीज। और इस सैम्पल एंट्री में कुछ डेटा है हर कंपनी में। ये जो कस्टमर है जो हम डेमो के लिए ले रहे हैं, वो सारे के सारे एक्सटेंशंस जो माइक्रोसॉफ्ट शिप करता है वो सारे यूज़ कर रहा है, प्लस साथ में इसमें एक हमारा कस्टम एक्सटेंशन है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ अदिति कंसल्टिंग करके एक बिज़नेस सेंट्रल की कंपनी खोली है, और अगर हम आपकी किसी तरीके से मदद कर सकते हैं आपके बिज़नेस सेंट्रल के या डायनामिक स्नैप के प्रोजेक्ट्स में या फिर ट्रेनिंग में, वील बी हैप्पी टू डू दैट। सो वो आप मुझे बता सकते हैं बाद में। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसे अपग्रेड करने वाले हैं यहाँ से बिजनेस सेंट्रल 25। माइक्रोसॉफ्ट का पाथ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बिजनेस सेंट्रल 19 से आप बिजनेस सेंट्रल 25 डायरेक्टली जा सकते हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इतने सारे वीडियो बिजनेस सेंट्रल 25 अपग्रेड के बना रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मैं बिजनेस सेंट्रल 25 के ही सारे अपग्रेड वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए, अब समझते हैं मैंने करा क्या। बिजनेस सेंट्रल 19.15 की मेरे पास प्रोडक्ट डीवीडी थी। इस प्रोडक्ट डीवीडी में एक एप्लीकेशन फोल्डर होता है जिसमें सारी की सारी एक्सटेंशंस आती हैं। इसी तरीके से मैंने एक बिजनेस सेंट्रल 25.3, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी प्रोडक्ट डीवीडी ली, और उसमें भी एक एप्लीकेशन करके फोल्डर होता है जिसमें सारे के सारे एक्सटेंशंस होते हैं। इन दोनों को कंपेयर करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसको मैंने कहा अपग्रेड टू बिजनेस सेंट्रल इंडिया, अपग्रेड टू बिजनेस सेंट्रल इंडिया विद इंडिया लोकलाइजेशन। और इसमें मैंने 3 फोल्डर बनाए, कोर, एग्जिस्टिंग, न्यू। कोर ऐप वो ऐप्स होती हैं मेरे हिसाब से जो आपकी हर एक्सटेंशन में
डिपेंडेंसी होती है। बिजनेस सेंट्रल 25 में ये कोर ऐप्स जो हैं वो 4 हो गई हैं। बिजनेस सेंट्रल 19 में ये 3 होती थी। बिजनेस सेंट्रल 19 में एप्लीकेशन, बेस और सिस्टम एप्लीकेशन होती थी। बिजनेस सेंट्रल 24 और 23 मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इनमें से किसी वर्जन में से माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ फीचर्स बेस ऐप से निकाल के बिजनेस फाउंडेशन में डाल दिया। तो ये 4 सेट ऑफ ऐप्स जो हैं ये मैंडेटरी हैं कोई भी एक्सटेंशन बनाने के लिए। तो हमने इन्हें एक अलग फोल्डर में रखा है जिसका नाम हमने दिया है कोर ऐप्स। वो ये ऐप्स आपको यहाँ दोनों जगह दिख जाएंगी। उसके बाद एग्जिस्टिंग में वो ऐप्स हैं जो पहले भी थी, यहाँ भी थी 19.13 15 में, और जो 25 में भी हैं। अभी इसमें 4 फोल्डर बने, वो मैं समझाता हूँ आपको क्यों बने। फोल्डर नंबर 1 में वो ऐप्स हैं जिनमें एक लेवल की डिपेंडेंसी है, जो सिर्फ कोर ऐप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे एक्सक्लूड API V1 यहाँ भी है और एक्सक्लूड API V1 यहाँ भी है। तो जो दोनों जगह है वो इस फोल्डर में है, और जिनकी डिपेंडेंसी सिर्फ कोर में है वो फोल्डर नंबर 1 में है। जिनकी डिपेंडेंसी कोर और फोल्डर 1 वाले ऐप्स में है वो फोल्डर नंबर 2 में है, जैसे इंडिया का टैक्स बेस, SMTP कनेक्टर और ये 2 ऐप्स। इसी तरीके से तीसरे फोल्डर में वो ऐप्स हैं जो 2 और 1 और कोर पे डिपेंडेंट है। वो है इंडिया GST, TCS, TDS और वाउचर इंटरफेस। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, इंडिया में ही हुआ है कि मेरे को एक तीसरा और चौथा फोल्डर बनाना पड़ा है। नॉर्मली 1 और 2 में हो जाता है काम। चौथे फोल्डर में वो ऐप्स हैं जो कोर 1, 2 और 3 पे डिपेंडेंट है। उसमें आता है इंडिया का डेटा माइग्रेशन, गेट एंट्री और इंडिया के रिपोर्ट्स। सो इस हिसाब से मैंने ये 4 फोल्डर बना दिए हैं एग्जिस्टिंग ऐप्स के, जो दोनों वर्जन्स में थी, जो पहले भी थी जो अब भी है। उसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने 19 से 25 इंट्रोड्यूस किया तो इस बीच में बहुत सारी नई ऐप्स भी आई होंगी। तो वो सारी जो ऐप्स हैं वो न्यू फोल्डर में है। तो ये सारी ऐप्स नई हैं, मतलब ये मेरे कस्टमर के इन्वायरमेंट में बिजनेस सेंट्रल 19 में नहीं थी। तो अब इन तीनों फोल्डर की मदद से हम अपग्रेड चलाएंगे। इसमें से कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो अदिति कंसल्टिंग पब्लिकली अवेलेबल करती है, और ये आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले पिंड कमेंट में होगा। और इनमें से कुछ ऐसी हैं जो हमारी प्रोप्राइटरी हैं, जो हम पब्लिकली शेयर नहीं करते, लेकिन ये हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं टू रन देम फास्टर। आप देखेंगे क्या क्या है। ओके, तो लेट्स कीप इट सिंपल। 2 स्टेप्स में अपग्रेड मेजरली ब्रेक होता है। पहला होता है जो आपके पुराने वर्जन में चलता है। आर्टिकल ढूंढ लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा। डेटा अपग्रेड टू बिजनेस सेंट्रल, वो सेम आर्टिकल है। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो वो सेम आर्टिकल है जो कि आपको यहाँ 2024 रिलीज वेव 2 के नाम से दिखता है, और इसमें आप अपग्रेड फ्रॉम वर्जन 15 एंड लेटर यूज़ करते हैं। अपग्रेड करने से पहले आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको देखना है कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर अपग्रेड। कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस हिसाब से अपग्रेड रूटीन लिखा हुआ है। तो आपका ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैं इसे हर बार बताते रहता हूँ। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे आपको वर्जन 25 में अपग्रेड करना है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये 24 से अगर आप आ रहे हो तब के बारे में बता रही है। इसी तरह से हम नीचे आएंगे क्योंकि हमने 19 के बारे में देखना है। तो वर्जन जो 19 है वो आया आपका यहाँ पे। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये टेबल बताएगी कि मिनिमम वर्जन क्या है जो बिजनेस सेंट्रल 25 से के लिए अवेलेबल है। तो जो ऑल वर्जन है वर्जन 19 के, ऑल क्यूमुलेटिव अपडेट, जो भी क्यूमुलेटिव अपडेट है आपके कस्टमर का वर्जन 19 में, वो बिजनेस सेंट्रल के अपग्रेड के लिए रेडी है। मतलब आप बिजनेस सेंट्रल 25 में किसी भी CU से जा सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम हैं यहाँ, वी आर कमिंग फ्रॉम वर्जन 22। तो अगर आप वर्जन 22 से आ रहे हैं
और आपको वर्जन 25 जाना है, तो आप जैसे ये 22.18 है, इसको आप 25.0 पे नहीं ले जा सकते, आप इसको मिनिमम 25.1 में ही ले जा सकते हो या उससे हायर कहीं भी, पर उसका मिनिमम अपग्रेड वर्जन जो होगा वो 25.1 होगा, वो उससे कम नहीं हो सकता। इसी को दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर आप 22.15 से आ रहे हैं और आपको 24 में जाना है, तो आप मिनिमम 24.4 पे जा सकते हो या उससे ज़्यादा किसी भी CU पे जा सकते हो। पर अगर आप 22.15 से आ रहे हो तो 24.3 में अपग्रेड नहीं कर सकते। ये अपग्रेड पाथ जो कि ऐप का हिस्सा है वो इस हिसाब से लिखा गया है दैट कि आप उससे प्रायर वर्जन में नहीं जा सकते। तो अगर आपके अपग्रेड में सिंक के टाइम पे कहीं पे एरर आ रहा है तो उसका मतलब है कि क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अपने सोर्स वर्जन और टारगेट वर्जन के हिसाब से कंपैटिबिलिटी ज़रूर देख लें। जैसा अभी हमने देखा कि वर्जन 19 से किसी भी बिजनेस सेंट्रल 24 और 25 में जा सकते हैं, तो मेरी कंपैटिबिलिटी है। अब यहाँ आते हैं, इसमें कुछ बेसिक सेटअप्स हैं। ये एक फुल टेक्स्ट सर्च का फीचर है जो SQL सर्वर में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो इसके लिए एक वीडियो चैनल पे है। लेट्स सी, अगर मेरे को वो दिख जाए तो वो वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि अपग्रेड उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ एक अपग्रेड की प्लेलिस्ट होगी जिसमें ये सारे अपग्रेड के वीडियोस होंगे, ये रही। एंड इसमें अगर आप आएंगे तो ये वाला जो वीडियो है विच इज़ आफ्टर दैट, ये वाला बात करता है कि आप किस तरह से फुल टेक्स्ट सर्च को इंस्टॉल करेंगे। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको फॉलो करके मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके पास फुल टेक्स्ट सर्च इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ये यहाँ पे ये बता रहा है। उसके बाद अगर आपका कस्टमर या आपने बिजनेस सेंट्रल 25 डालना है, वो तो आप इंस्टॉल कर देंगे, परमिशन सेट की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रोनस डेटाबेस है। आपको डेटा इंक्रिप्शन को डिसेबल करना है। अब डेटा इंक्रिप्शन का यहाँ क्या होता है कि आपको यहाँ मिल जाएगा इंक्रिप्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर आपका कस्टमर डेटा इंक्रिप्शन यूज़ करता है तो ये इनेबल होगा और उसकी की भी एग्जिस्ट करती होगी। उस सिनेरियो में आप उसकी की को एक्सपोर्ट करेंगे और फिर आप डिसेबल कर देंगे इंक्रिप्शन को, और अपग्रेड करने के बाद आप की को फिर से इंपोर्ट करके इनेबल कर देंगे। आप एक डेटाबेस का बैकअप ले लेंगे जो लेना ही है, और उसके बाद पहला स्टेप है कि आप सारे के सारे एक्सटेंशंस को अनइंस्टॉल कर देंगे। अब आप ध्यान रख, ये वेरी क्लियरली ये समझ जाइए कि अनइंस्टॉल करने से आपके एक्सटेंशंस का डेटा नहीं उड़ता है। तो आप सारे एक्सटेंशंस की लिस्ट निकालते हैं, वो इस पावरशेल से आती है, और फिर अनइंस्टॉल करते हैं एक एक करके सारे एक्सटेंशंस को। अगर आपको साथ में करना है तो एक पाइप कमांड आती है बीच में, जिससे कि पहले वाले पार्ट से सारे एक्सटेंशंस मिलते हैं, और जो एक्सटेंशंस मिलते हैं वो अनइंस्टॉल की कमांड में एज ए पैरामीटर चले जाते हैं। उसके बाद सिस्टम में, बिजनेस सेंट्रल के सिस्टम में कुछ सिंबल्स होते हैं, वो भी आपको सारे अनपब्लिश करने होते हैं। उसके लिए भी एक ऐसी ही कमांड है। जब ये हो जाता है तो आप सर्वर को स्टॉप कर देते हो और यहाँ पे आपका स्टेप 1 ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए कमांड है, ये आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगी। BC190 को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका सर्विस का नाम है। तो पहले मैं ये सारे चला देता हूँ, स्टॉप नहीं चलाऊँगा। इसमें एरर्स आ सकते हैं क्योंकि एक्सटेंशंस की क्रॉस डिपेंडेंसी होती है, तो डरिएगा मत। आप इसको फिर से चलाएंगे, वो एक्सटेंशंस की डिपेंडेंसी के बाद वो हट जाएगा। तो पहली बार में ये क्या कर रहा है, सारे एक्सटेंशंस को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। अगर कोई एक्सटेंशन अनइंस्टॉल नहीं होता है तो उसके लिए आपको एक एरर आएगा, आ सकता है, ये आ गया रेड में, और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है द एक्सटेंशन कैन नॉट बी अनपब्लिश्ड, क्योंकि इसकी किसी पे डिपेंडेंसी है। तो हम इसे फिर से चलाएंगे सेट को, और अब की बार फिर
थोड़े कम एरर आए। जब एरर आने बंद हो जाएंगे तो उसका मतलब है कि सारे एक्सटेंशंस अनइंस्टॉल हो गए और अनपब्लिश हो गए। जब ये हो गया है तो उसके बाद हम सर्विस को स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे सर्विस स्टॉप हो गई है तो मतलब मेरा BC190 का काम ख़त्म हो गया। तो इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ आके इसे रिफ़्रेश करना चाहेंगे तो आपका क्लाइंट अभी नहीं चलेगा क्योंकि सारे एक्सटेंशंस हट गए। अब आते हैं हम पार्ट 2 में। अब जो लोग Navision के पुराने वर्जन से आए हैं उन्हें पता होगा कि पहले Navision में जब भी आप अपग्रेड करते थे आपको डेटाबेस को एक हायर EXE से खोलना होता था, उसे हम बोलते थे डेटाबेस कन्वर्जन। अब क्योंकि EXE नहीं है, फिर SQL नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एक पावरशेल कमांड में कन्वर्ट कर दिया है जिसका नाम है इन्वोक nav एप्लीकेशन डेटाबेस कन्वर्जन। इससे क्या होता है, डेटाबेस वर्जन 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्यों होगा 25 में, क्योंकि मैंने यहाँ ये मॉड्यूल लोड कर दिया है वर्जन 25 का। इससे इसको पता चल जाता है कि ये जो डेटाबेस है मेरा उसको मेरे को 25 में कन्वर्ट करना है एंड मोस्ट प्रॉब्ली यही मेरे डेटाबेस का नाम है। तो मैं डेटाबेस सर्वर और डेटाबेस का नाम दूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब कन्वर्ट हो गया है तो मैं उसको सर्विस पे कनेक्ट कर सकता हूँ। आप मैनुअली कॉन्फ़िग फाइल खोल के चेंज कर सकते हैं, जो कि सजेस्टेड नहीं है। आपको पावरशेल यूज़ करनी चाहिए। जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि मैं सर्विस को सेट कर रहा हूँ। क्या क्या सेट कर रहा हूँ, डेटाबेस का सर्वर, डेटाबेस का नाम और टास्क शेड्यूलर को बंद कर रहा हूँ, जो कि गलती से कोई जॉब क्यू ना चल जाए। और ये सब चेंज करने के बाद मैं सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ। तो मैं इन सबको चला देता हूँ और फिर हम आगे बात करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अपग्रेड करने के लिए पार्टनर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप कस्टमर के लाइसेंस से बिजनेस सेंट्रल अपग्रेड कर सकते हैं। पर अगर आपको चाहिए कि आप पार्टनर का लाइसेंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाली कमांड चला के यहाँ पे लाइसेंस का पाथ देके और फिर से सर्विस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इससे वो लाइसेंस सर्विस पे अटैच हो जाएगा। और यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो पहली कमांड ने उस डेटाबेस को कन्वर्ट किया, उसके बाद ये सेटिंग्स को सेट किया और फिर सर्विस को रीस्टार्ट किया। अब मैं सिंक्रोनाइज चला रहा हूँ और फिर हम आर्टिकल पे जाते हैं। बल्कि सिंक्रोनाइज के साथ मैं पब्लिश भी चला ही देता हूँ। ये पब्लिश मैं कहाँ से कर रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं इस फोल्डर में ये जो 4 फाइलें हैं इनको पब्लिश कर रहा हूँ। तो इन सबको मैं चला देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगाती है एंड देन हम आर्टिकल पढ़ते हैं। अब जब तक ये हो रहा है लेट्स गो और आर्टिकल पढ़ते हैं। ये सब होने के बाद अगर आप वर्जन 17, 18 या 19.1 से आ रहे हैं जहाँ की पुराना हमारा FLF लाइसेंस यूज़ होता था, तो आपको एक कमांड और चलानी पड़ती है। जब हम उन वर्जन्स की बात करेंगे तब हम इसे चलाएंगे, अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कमांड क्या करती है, लाइसेंस का रेफरेंस जो होता है SQL के डेटाबेस में से उसे उड़ा देती है। अब यहाँ है कन्वर्ट डेटाबेस को वर्जन 25 में, जो कि हमने करना था, जो हमने कर दिया है इन्वोक कन्वर्जन करके। इससे क्या होता है, टेक्निकल अपग्रेड होता है डेटाबेस का वर्जन 25 में। तो आपका जो सिस्टम टेबल्स हैं वो नए स्ट्रक्चर में आ जाती हैं वर्जन 25 के, जैसा NAV में भी होता था। कन्वर्जन में सिंबल्स अपग्रेड नहीं होते हैं, मतलब आपकी एप्स अपग्रेड नहीं होती हैं, वो आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं। तो ये जब आप चलाएंगे आपका डेटाबेस अपग्रेड हो जाएगा, टेक्निकल कन्वर्जन हो जाएगा। टेक्निकल कन्वर्जन होने के बाद आपको सर्विस को कॉन्फ़िगर करना है, जो कि हमने कर दिया है। सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हुए क्या करना है आपने, एक तो आपने डेटाबेस का नाम देना है, एक टास्क शेड्यूलर देना है, अगर आपको डेटाबेस सर्वर देना है, जो जो आपको सेटिंग्स देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस पॉइंट के बाद आपने सर्विस को रीस्टार्ट करना है, जो कि ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाए। फिर अगर आपको डेवलपर का लाइसेंस इंपोर्ट करना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, तो आप यहाँ पे लाइसेंस इंपोर्ट करके उस सर्विस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट करेंगे तो फिर से रीस्टार्ट करना होगा, नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलाते हैं सिंक्रोनाइज टेनेंट। सिंक्रोनाइज टेनेंट ये वेरीफाई करता है कि अभी तक जो हमने किया है उससे कुछ भी डिस्ट्रक्टिव नहीं हुआ है।
मतलब कोई भी टेबल का फील्ड या कोई भी टेबल डिलीट नहीं हुई है। एक वार्निंग, एक सजेशन या एक रिक्वेस्ट जो आप मानना चाहें, कभी भी अपग्रेड के टाइम पे अगर आपको नहीं पता है तो कभी भी सिंक को मोड फोर्स मत करना। अगर आप स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट का अपग्रेड पाथ यूज़ कर रहे हो तो आपको कभी भी सिंक विद फोर्स चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमने मोड फोर्स करके देख लिया, एरर आ रहा है। जैसे ही आप मोड फोर्स करते हैं जो भी डिस्ट्रक्टिव चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, जिससे आपके कस्टमर का डेटा लॉस हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी सिंक करते हुए मोड को फोर्स नहीं करना है, वो हमेशा सिंक रहेगा जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। तो आपको चेंज डिफ़ाइन भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने भी यहाँ कर रखा है डिफ़ाइन, पर अगर आप नहीं भी करेंगे तो डिफ़ॉल्ट मोड इज़ सिंक। तो अभी ये सिंक हो गया, मतलब चल रहा है बिहाइंड द सीन। उसके बाद हम करते हैं पब्लिश एक्सटेंशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट डीवीडी में, नई प्रोडक्ट डीवीडी में BC25 जो हमारा टारगेट वर्जन है, उसकी प्रोडक्ट डीवीडी में हमें जो जो ऐप्स मिली हैं हम उनको सिस्टम के अपने एनवायरनमेंट के अंदर लाते हैं। अब इनको एनवायरनमेंट के अंदर लाने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि पहले आप उन एक्सटेंशंस को लाते हैं जिनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ज़ीरो डिपेंडेंसी। वो पहला एक्सटेंशन होता है सिस्टम एप्लीकेशन, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप इसे सबसे पहले पब्लिश करते हैं। दूसरा, आप उसे करते हैं जिसकी या तो ज़ीरो है या फिर उसकी डिपेंडेंसी सिस्टम पे है, तो वो होता है बिजनेस फाउंडेशन। अब बिजनेस चैनल 25 में, 22-23 तक नहीं था, अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ये डिपेंडेंट होता है सिस्टम एप्लीकेशन पे, तो आप फिर इसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद आप बेस ऐप को पब्लिश करते हैं। बेस ऐप हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ हमारी टेबलें जो हैं वो बेस ऐप में है, लेकिन वर्जन 25 में बेस ऐप को ज़रूरत होती है बिजनेस फाउंडेशन की, वो उसकी डिपेंडेंसी है। तो आप पहले बेस ऐप को पब्लिश नहीं कर सकते, आपको पहले बिजनेस फाउंडेशन करनी है और तब बेस ऐप। और लास्ट में इन तीनों ऐप्स का एक रैपर होता है, कोड एक्सटेंशन, उस रैपर को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। अब रैपर क्या है, मैं क्यों इसे रैपर बोल रहा हूँ, इसके बारे में सवाल है तो कमेंट्स में बताना, हम एक अलग से वीडियो में इसके बारे में बात कर लेंगे। तो फिर लास्ट में आप माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन वाले एक्सटेंशन को डालते हैं जो कि एक रैपर एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और मेरा तरीका थोड़ा सा अंतर है। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बोलता है कि बाकी सारे नए ऐप्स की आप सारे नए ऐप्स को पब्लिश कर लो। कौन सी नई ऐप्स को? जो एग्जिस्टिंग थी, जो पहले से भी थी। मेरा मानना यह है कि जो ऐप है उसका अपना अपग्रेड रूटीन होता है। हर ऐप जो आपके एनवायरनमेंट में होती है, आपके कस्टमर के एनवायरनमेंट में है, उस ऐप के अंदर उसका अपना अपग्रेड रूटीन होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है किसी दूसरी ऐप के अपग्रेड रूटीन से। वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, ऐसा सिनेरियो है तो बात अलग है, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हर ऐप का अपना डेटा है तो उसका एक अपना अपग्रेड रूटीन होता है। तो मेरा तरीका ये कहता है कि पहले आप कोर ऐप्स को अपग्रेड कर दो। जब आपकी कोर ऐप अपग्रेड हो गई तो फिर बाकी जितनी भी ऐप्स हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग फोल्डर में हैं उनको हम सेपरेटली अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कोर पे है। तो अगर आपका कोर शॉर्टेड आउट हो गया अपग्रेड में तो आपका मेजॉरिटी ऑफ अपग्रेड हो चुका है। तो मैं इस वाले स्टेप को छोड़ देता हूँ जब भी मैं अपग्रेड करता हूँ या बताता हूँ लोगों को। और यहाँ पे नई वर्जन, जो नए एक्सटेंशन आए जो हमने न्यू फोल्डर में डाला, वो आप यहाँ पे सजेस्ट करने के लिए बोल रहा है, इंस्टॉल करने के लिए, जो हम नहीं कर रहे। अब जब ये सारी ऐप्स आपकी पब्लिश हो जाएंगी तब आपका काम आएगा, ये रिपेयर के लिए बोलता है विच नॉट नीडेड अगर आप अपग्रेड बना रहे तो ऐप्स का। अब आता है इसके बाद काम सिंक्रोनाइज टेनेंट विद एक्सटेंशन। अब जो आपने जितनी भी ऐप्स पब्लिश करी उन सबको आपको सिंक्रोनाइज़ करना होता है। अगेन सिंक्रोनाइज़ क्या करेगा? सिंक्रोनाइज़ ये करेगा कि जो नई ऐप आई है उसका जो स्कीमा है
वो पहले वाले स्कीमा का एडिटिव है या उसमें ऐसी कुछ गलती हो गई जहाँ डिस्ट्रक्टिव डेटा लॉस हो सकता है। अगर हो सकता होगा तो सिंक हमेशा एक एरर देता है कि मैं इस एक्सटेंशन को सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इससे ये टेबल या ये फील्ड डिस्ट्रक्टिवली चेंज हो रहा है। तो सिंक्रोनाइज भी आप हर ऐप का चलाओगे। सिंक्रोनाइज कैसे चलाओगे? सिंक्रोनाइज के लिए सिंक नैव ऐप होता है। सिंक नैव ऐप में आप सर्विस का नाम देते हो, आप ऐप का नाम देते हो और लास्ट में आप एक वर्जन देते हो। अब कई लोग जब सिंक चलाते हैं तो वर्जन प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब आपने पब्लिश करी सिस्टम ऐप, बेस ऐप और एप्लीकेशन ऐप, तो उस टाइम पे आपके सिस्टम पे ये तीनों ऐप्स 2 बार हो गई। एक वर्जन 19 की ऐप हो गई और एक वर्जन 25 की ऐप हो गई। तो सिस्टम को ये नहीं पता चलता जब तक आप वर्जन स्पेसिफाई नहीं करते कि आप कौन सी ऐप को सिंक करना चाह रहे हो। आप पुरानी ऐप को तो सिंक नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि वो तो सिंक्रोनाइज है ही, तो आप नई ऐप को सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हो। तो उसको वेरी क्लियरली बताने के लिए कि कौन सी ऐप को सिंक करना है, आपको वर्जन डालना होता है। तो जब आप वर्जन डालते हो तो सिस्टम को पता होता है कि इस ऐप को सिंक्रोनाइज करना है इस वर्जन के साथ। तो जो हमने ऑर्डर फॉलो किया था पब्लिश करते हुए, वही ऑर्डर फॉलो करेंगे हम सिंक्रोनाइज करते हुए, विच इज़ डिपेंडेंसी का ऑर्डर। जिसकी 0 डिपेंडेंसी वो पहले सिंक, जिसकी 1 डिपेंडेंसी वो दूसरा सिंक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिंक क्या कर रहा है? ये वेरीफाई कर रहा है कि कोई डिस्ट्रक्टिव चेंज नहीं हुआ है ऐप की नई वर्जन में। होना नहीं चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के केस में, पर ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो माइक्रोसॉफ्ट की ऐप्स और साथ साथ में आपकी और हमारी ऐप्स के लिए भी ज़रूरी है। तो आपने सिस्टम एप्लीकेशन को सिंक किया, फिर आपने बिजनेस फाउंडेशन को सिंक किया, फिर आपने बेस ऐप को सिंक किया। ये सब सिंक होने के बाद आपने एप्लीकेशन को सिंक किया। सिंक्रोनाइजेशन ये वेरीफाई कर देगा कि कोई डिस्ट्रक्टिव चेंज नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे गुड टू गो है उस पॉइंट पे। अब इसके बाद जब हम ये सिंक हो जाएगा, अभी तो हमारा तो पब्लिश ही हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, हमें लास्ट काम करना है इन 4 कोर ऐप्स के साथ कि इनका अपग्रेड डेटा करना है। अब अपग्रेड का जो लॉजिक होता है वो एक ऐप के अंदर एम्बेडेड होता है। उसमें अपग्रेड टाइप की कोड यूनिट बनती हैं, उसमें डेटा को किस तरीके से वर्जन 19 से वर्जन 25 में जाना चाहिए उसका तरीका माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा होता है, या अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप है तो उसने अपना एक्सटेंशन में तरीका लिखा होता है। अगर आपकी अपनी ऐप है जहाँ आप डिज़ाइन चेंज कर रहे हो टेबल का, या नए फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिनकी वैल्यू भरनी चाहिए, तो आपको भी अपनी ऐप में अपग्रेड लॉजिक लिखना चाहिए। अपग्रेड लॉजिक जो होता है आपकी ऐप का, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड डेटा वाले स्टेज में ऑटोमेटिकली चल जाता है। अब इस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम चलाते हैं डेटा अपग्रेड सेम डिपेंडेंसी के ऑर्डर में, सिस्टम, बिजनेस फाउंडेशन, बेस। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट नैप डेटा अपग्रेड किया, ऐप डेटा अपग्रेड किसका? सिस्टम एप्लीकेशन का। जैसे ही अपग्रेड होता है ये ऑटोमेटिकली नई ऐप को इंस्टॉल कर देता है। फिर उसके बाद क्योंकि बिजनेस सेंट्रल में बिजनेस फाउंडेशन नहीं होती थी BC19 में, BC19 में बिजनेस फाउंडेशन का नाम ही नहीं था, तो आप इसे अपग्रेड नहीं कर सकते। आप अपग्रेड उसी ऐप को कर सकते हैं जो पहले भी थी और जो अब भी है। तो क्योंकि बिजनेस फाउंडेशन पहले नहीं थी, हम इसे अपग्रेड नहीं करते हैं, हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये गलती नहीं है। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि अरे यहाँ तो अपग्रेड है, यहाँ भी अपग्रेड है, बीच में इंस्टॉल क्यों, वो इसलिए है क्योंकि बिजनेस फाउंडेशन पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब आते हैं डेटा अपग्रेड के बारे में। फिर आप बेस ऐप का डेटा अपग्रेड करते हैं। ये आपके बेस ऐप के अंदर जो कोड लिखा होता है अपग्रेड का, उसे एग्जीक्यूट करता है और आगे बढ़ता है। लास्ट में आप एप्लीकेशन को अपग्रेड करते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये करते ही आपकी ये सारी चारों कोर ऐप्स का डेटा और वर्जन अपडेटेड हो जाएगा और ये इंस्टॉल भी हो जाएंगी। तो आपका कोर वाला पीस यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अपग्रेड करो नॉन माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन, या जो आपने माइक्रोसॉफ्ट के अदर एक्सटेंशन है, क्योंकि कोर का पीस शॉर्ट हो गया।
लेकिन अगर आप ये स्टेप चलाते हैं तो आपको याद रखना है कि आपने पब्लिश भी करी होनी चाहिए वो ऐप पहले वाले हिस्से में। मैं इसे नहीं चलाने वाला हूँ अभी, मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट के स्टेप्स पूरे एज इट इज़ फॉलो करूँगा। जब आपकी ऐप्स अपग्रेड हो जाएंगी और हमारा पब्लिश ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमें कहा गया है कि सर्विस को रीस्टार्ट करो। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा कोई स्टेप है सेपरेट। इसके बाद मैं सिंक चलाऊँगा जो कि सिंक्रोनाइज करेगा। और अगर आप सिंक देखेंगे तो इसको चला देता हूँ मैं पहले। मेरे सिंक के स्टेटमेंट में क्या है, सर्वर इंस्टेंस है। क्योंकि मैं मल्टी टेनेंट नहीं हूँ तो मेरे टेनेंट का नाम डिफ़ॉल्ट है, फिर मेरी ऐप का नाम है और फिर मेरे ऐप का वर्जन है जिसको मैं सिंक करना चाहता हूँ जो कि है 25.3। तो ये इस ऐप को सिंक्रोनाइज करेगा और यहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा है कि ऐप में कोई भी डिस्ट्रक्टिव चेंज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ फील्ड डिलीट हुआ है या टेबल डिलीट हुई है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरा सिंक एरर मार देगा। अगेन हम किन को कर रहे हैं, वो 4 कोर ऐप्स को। इसके बाद हम इन्हीं 4 कोर ऐप में से 3 को अपग्रेड चलाएंगे और 1 का इंस्टॉल चलाएंगे। रीज़न बीइंग कि जो बिज़नेस फाउंडेशन थी वो वर्जन 19 में नहीं थी और वो वर्जन 25 में इंट्रोड्यूस हुई है प्री रिक्विजिट की तरह बेस ऐप के लिए। तो बेस ऐप को कुछ भी करने से पहले मेरे को मेक श्योर करना है कि बिज़नेस फाउंडेशन सिस्टम में होनी चाहिए। सिंक चल गया और अब हम चलाते हैं इन सब का, मतलब 3 का अपग्रेड और 1 का इंस्टॉल। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर से कि सिंक करते हुए कभी भी मोड को फोर्स मत करना। फोर्स करते ही आपका डेटा डिलीट हो जाएगा आपके कस्टमर का और फिर आप इस सब को अपग्रेड पे ब्लेम डाल देते हैं, जबकि इसका अपग्रेड में कोई हाथ नहीं है। आपके स्टेप्स एग्जैक्टली वैसे ही होने चाहिए जैसे लिखे गए। तो ये यहाँ पे ऐप्स को अपग्रेड कर रहा है और अपग्रेड करते ही ये नई ऐप्स को इंस्टॉल भी कर देगा। अब आते हैं आगे। आगे क्या लिखा, आगे लिखा है कि जब आपका अपग्रेड हो जाएगा तो आपने ये थर्ड पार्टी ऐप्स अभी नहीं डाल रहे, हम बाद में डालेंगे। फिर आपने कंट्रोल ऐड इन को अपग्रेड करना है। इससे पहले एक ये होना चाहिए कि ये मल्टी टेनेंट लिखा है, पर मैं इसे फिर भी चलाता हूँ कि हर टेनेंट में, तो मेरा मल्टी टेनेंट नहीं है लेकिन मेरा एक टेनेंट है, उस टेनेंट को बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट। तो मैं डिफ़ॉल्ट टेनेंट पे ये वाला कमांड चलाऊँगा जिसे कहते हैं स्टार्ट नैव डेटा अपग्रेड। तो इसका जो सिस्टम में जो भी कोड लिखा होगा अपग्रेड का, अभी तो हम ऐप्स को अपग्रेड कर रहे थे, पर प्लेटफॉर्म का भी एक अपग्रेड होगा तो वो इस वाले स्टेप से चलेगा। हम देखते हैं कि हमारे अपग्रेड ख़त्म हो गए और अब हम इस प्लेटफॉर्म के अपग्रेड को चला देते हैं। इसका सीक्वेंस क्या है, इसका है स्टार्ट नैव डेटा अपग्रेड, सर्विस का नाम, टेनेंट का नाम, किस तरीके से आप चलाना चाह रहे हैं, सीरियल या पैरेलल, और ऐप वर्जन चेक को स्किप करने का माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट करता है। अब ये चलाते ही ख़त्म हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गई है। आपको इसका स्टेटस चेक करना होता है गेट नैव डेटा अपग्रेड करके, ठीक है। उसमें क्या देते हैं, सर्वर इंस्टेंस जो भी है आपका, और उसमें डिटेल मांगते हैं। अब डिटेल जो है वो कुछ ऐसे दिखती है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है समझने के लिए। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि आप यहाँ पे एक पाइप लगाइए और बोलिए आउट करना है मेरे को, मतलब मेरे को देखना है किस हिसाब से ग्रिड व्यू में। तो पहले वाले पार्ट का जो आउटपुट होगा वो पाइप के थ्रू इसको मिल जाएगा और वो एक ग्रिड में मुझे आउटपुट दिखाएगा। ग्रिड में फ़ायदा क्या है, मेरे को स्टेट दिख जाती है क्या है, और मेरे को स्टेप का नाम भी पता चल जाता है। तो ये बेस से चला, ये सिस्टम एप्लीकेशन से चला, ये जो है, तो यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ कि स्टेट क्या है अपग्रेड की। तो यहाँ सब में कंप्लीटेड दिखा रहा है। बड़ा अपग्रेड होगा तो कुछ एग्जीक्यूटिंग दिखाएगा, कोई एरर आएगा तो यहाँ पे दिखाएगा इस वाले सेक्शन में, पर ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश नहीं होती है। तो अगर ये चल रहा है और आपने इसे खोला है तो ऐसा नहीं है कि जब भी अपग्रेड आगे बढ़ेगा ये विंडो रिफ़्रेश होगी। ये एक स्टैटिक विंडो है। अगर आपको फिर से देखना है तो आप फिर से इसे खोलेंगे और वो उस मोमेंट का करंट स्टेटस दिखा देगा। इसमें एक और तरीका होता है, अगर आपको देखना है डिटेल्ड की जगह एक होता है प्रोग्रेस।
प्रोग्रेस में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली आपको प्रोग्रेस देखनी है, इंटरवल। तो यहाँ पे आप वो टाइम डाल सकते हैं और अगर वो चल रहा होगा अपग्रेड तो ये प्रोग्रेस बार उस टाइम पे वेट करेगा 10-10 सेकंड में रिफ्रेश करके। ठीक है, अब वापस आर्टिकल में आते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एड इन की अपग्रेड की बात हो रही है। जावा बेस कंट्रोल एड इन जो हमारे बिजनेस सेंट्रल में होते हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट शिप करता है अपने प्रोडक्ट के साथ, इंस्टॉलेशन के साथ फॉर श्योर। और वो एक फोल्डर में उसकी DLL फाइल, जिप फाइल्स पड़ी रहती हैं। उसको अपडेट करने के लिए ये सेट है, जिसमें कि आपको सर्विस का नाम चेंज करना होता है और ये पाथ अपडेट करना होता है। वो हमारी पावरशेल स्क्रिप्ट में यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है। आप सर्विस का नाम चेंज करते हैं, रूट पाथ बताते हैं कहाँ होगा, ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन का पाथ होता है सर्विस के अंदर एड इन, और इसको रन करते हैं तो ये सारे के सारे आपके जो कंट्रोल एड-इन्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से शिप हुए हैं, ये उन सब को अपडेट कर देता है वर्जन 25 में। इस पॉइंट पे हमारा कोर ऐप का जो अपग्रेड का पाथ है वो मोटा मोटा ख़त्म हो गया। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो कंट्रोल एड इन के बाद ये परमिशन सेट एंड ऑल बोलेगा, लेकिन हमें अभी कुछ चीज़ें, क्योंकि लोग यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं, जो भी करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ इस बारे में, और ये वर्जन 25 है और लोग यहाँ पे उसे छोड़ देते हैं। तो वेट करते हैं और यहाँ पे हम खोलते हैं एक्सटेंशन मैनेजमेंट। सरप्राइजिंगली अभी आपके पास जो एक्सटेंशंस हैं वो सारे के सारे कोर एक्सटेंशंस हैं, एप्लीकेशन बेस बिजनेस फाउंडेशन सिस्टम, क्योंकि हमने सिर्फ इन्हें अपग्रेड किया है, राइट। अब हम जाएंगे और बाकी के एक्सटेंशंस को अपग्रेड करेंगे। कंपनीज इसमें चारों की चारों आ गई हैं। अभी अगर आप कस्टमर पे जाते हैं तो आपको मेरा फील्ड नहीं दिखेगा, जो हमने अपने कस्टम एक्सटेंशन में 3 फील्ड जोड़े थे वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने अपनी ऐप को अपग्रेड नहीं किया है। सेम वेंडर में अगर आप जाएंगे तो आपको वो 3 फील्ड जो मैंने जोड़े हैं वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी वो एक्सटेंशन अपग्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, पर एक चीज़ और ध्यान देने की है यहाँ पे कि जब आप यहाँ जाते हैं हेल्प एंड सपोर्ट पे, तो यहाँ तो ये 25 में अपने आप अपडेट हो जा रहा है, लेकिन एक और चीज़, कुछ लोग पावरशेल का रेफ़र करते हैं ये चेक करने के लिए कि वर्जन क्या है। उसके लिए कमांड होती है गेट नैब एप्लीकेशन, और इसमें आप सर्वर इंस्टेंस डालते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वर्जन दिखता है। तो अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन वर्जन जो है वो अभी भी 19.15 है, जबकि उसे 25 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप अपग्रेड का आर्टिकल पढ़ रहे हो उसे लास्ट तक पढ़ो। तो यहाँ पे एक सेक्शन होता है एप्लीकेशन वर्जन को अपडेट करने का, उसकी 3-4 कमांड होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है और जो हमने यहाँ पे पहले ही डाल दी है। सेट करो एप्लीकेशन को, ये फोर्स के साथ करना पड़ता है, फिर सिंक करो, ये डिफ़ॉल्ट सिंक होता है, फिर अपग्रेड करो और फिर एक कॉन्फ़िगरेशन में अपडेट करो। इनको चलाने के बाद जो मेरी एप्लीकेशन वर्जन है वो अपडेट हो जाएगा मेरे एनवायरनमेंट में। तो अब अगर मैं ये चलाता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि ये 25.3 है रादर देन बीइंग ऑन 5114 19.15। तो ये अपडेट हो चुका है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट का काम ख़त्म हो गया और हमने अपनी सारी कोर ऐप्स अपग्रेड कर ली। अब आती है हमारी एग्जिस्टिंग ऐप। अब माइक्रोसॉफ्ट का अपग्रेड पाथ देख के हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर एक ऐप को अपग्रेड करना है तो उसके 3 स्टेप हैं। पहले उस ऐप को पब्लिश करो, फिर उस ऐप को सिंक करो, फिर उस ऐप को अपग्रेड चलाओ। एग्जिस्टिंग ऐप तो सारी अपग्रेड होंगी, ऐसा तो है नहीं कि एक होगी और दूसरी नहीं होगी। तो हमने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया है जो कि एग्जिस्टिंग 1 पे पहले हम चलाते हैं और यहाँ पे हम उस फोल्डर का पाथ दे देते हैं जहाँ हमारी वो सारी ऐप्स हैं और हम इन्हें चला देते हैं। इसके चलने से क्या होगा, आप धीरे धीरे यहाँ नोटिस करेंगे कि अभी अरेंज कर रहा है किस ऑर्डर में उसे अपग्रेड करना है ऐप्स को। जब वो एक बार अरेंज कर लेगा बेस्ड ऑन कितनी सारी ऐप्स हैं, ये एक एक करके हर ऐप को पब्लिश, सिंक और अपग्रेड चलाएगा फॉर ईच ऐप। तो एक एक करके जितनी भी ऐप्स हैं, इंडिया इंक्लूडेड,
इंडिया की लोकलाइजेशन की जितनी ऐप्स है वो एक एक करके आ जाएगी। तो पहली ऐप जो अपग्रेड हुई है वो हमारा जो कस्टम एक्सटेंशन था, जो वर्जन 1 था BC19 में, वो वर्जन 2 अपग्रेड हो चुका है। इसी तरीके से ये अब दूसरी ऐप पकड़ेगा और दूसरी ऐप को अपग्रेड करेगा, विच इज़ API V2। तो एक एक करके ये सारी ऐप पकड़ेगी ये पावरशेल स्क्रिप्ट, और एक एक करके सारी ऐप्स को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देगी, जैसे कि अब उसने किया है API वर्जन 1 को। चलते हैं आगे। यूनिवर्सल प्रिंट, अभी भी कोई इंडिया की ऐप नहीं आई है, तो हम वेट करते हैं। ट्रबल शूट FA लेजर एंट्री, ये भी इंडिया की ऐप नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो पैटर्न के हिसाब से जिस सीक्वेंस में उसे अपग्रेड करना चाहिए वो उस पैटर्न में एक एक करके सारी ऐप्स को अपग्रेड कर देगा। अब क्योंकि बेस ऐप सबसे बड़ी ऐप होती है तो उसमें थोड़ा सा पब्लिश, सिंक और अपग्रेड में टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ये छोटी छोटी ऐप्स हैं, जैसे अब टैक्स इंजन इंडिया का अपग्रेड जो है वो हो चुका है, ये एक एक करके ये सारी ऐप्स को अपग्रेड करेगा, और इसको आप रियल टाइम यहाँ भी चेक कर सकते हैं अपने बिजनेस सेंट्रल के इन्वायरमेंट में। तो मैं बिजनेस सेंट्रल के इन्वायरमेंट में गया, और जब ये कमांड चल रही है तो मैंने एक्सटेंशन मैनेजमेंट खोला, तो मुझे दिखा कि ये धीरे धीरे यहाँ ऐप्स बढ़ने लगी हैं। मेरी कस्टम ऐप भी आ गई है, रिकमेंडेड ऐप भी आ गई हैं, सेल्स एंड इन्वेंट्री फोरकास्ट भी आ गई है। तो ये एक एक करके जिन ऐप्स का इस फोल्डर में एग्जिस्टेंस है, जो कि एग्जिस्टिंग 1 के अंदर है, वो उनको एक एक करके अपग्रेड कर देगा। आपको इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा अगर आपको अपडेटेड इन्वायरमेंट देखना है, ऐप्स देखनी है, पर ये एक एक करके सारी ऐप्स को अपग्रेड कर देगा। लेट्स सी क्या हुआ। ओके, फिक्स एसेट डेप्रिकेशन इंडिया का अपग्रेड है, ऐप है, वो आ गई है। बिजनेस हेडिंग जारी है, और धीरे धीरे करके ये लिस्ट बड़ी से बड़ी होती रहेगी बेस्ड ऑन इंडिया के लोकलाइजेशन की, और जो W1 के साथ आती है। एक बार ये सारी ऐप्स अपग्रेड हो गई तो ये जो ऐप्स हैं इनकी डिपेंडेंसी है ऑन सेकंड वाले फोल्डर में जो ऐप्स हैं, तो हम सेकंड चलाएंगे क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंट ऐप है वो पहले से ही हमने पब्लिश, सिंक और अपग्रेड कर दिए। तो हम सिर्फ यहाँ पे 1 का बनाएंगे, 2 सेव करेंगे और हम इसे फिर से रन करेंगे। अब इंडिया के केस में 4 है, तो ये अभी सेकंड वाले को अपडेट कर रहा है। तो उसमें जो जो ऐप्स होंगी, इसमें कुछ W1 की ऐप्स भी हैं जिनकी मल्टी लेवल डिपेंडेंसी है, और कुछ इंडिया की ऐप भी है। तो ईमेल करंट यूज़र हो गया, SMTP कनेक्टर हो रहा है, 365 कनेक्टर हो रहा है। तो ये जो ऐप्स हैं इनकी कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी जो फोल्डर 1 में ऐप्स थी उनके साथ है, तो इसलिए ये हट रहा है। और ये इंडिया टैक्स बेस भी हो गया। अब हम चलाते हैं फोल्डर 3 जिसमें ज़्यादातर इंडिया की ऐप्स है, और 4 में तो सारी ही इंडिया की ऐप्स है। तो जब तक ये हो रहा है, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप चैट पे उस क्वेश्चन को डालेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी जितनी मेरे में हिम्मत है उस सवाल का जवाब देने की। क्वेश्चंस मत डालिएगा, अपने कोड मत डालिएगा, अपने एरर्स मत डालिएगा, क्योंकि हर अपग्रेड एक अलग तरीके का अपग्रेड होता है। तो अगर मैं चाहूँ भी तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं उस प्रोजेक्ट पे जो आपका सिनेरियो है उस पर खुद काम ना कर रहा हूँ, क्योंकि अपग्रेड्स में जो एरर आते हैं वो पुराने स्टेप्स के कारण भी बाद में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो स्टेप चला रहे हो आपकी उसी में गलती है। अगर आपने पहले भी कुछ गलती करी है तो आपको आगे जाके एरर आ सकता है। तो एग्जैक्ट एरर उस पॉइंट ऑफ टाइम का मायने नहीं रखता, क्योंकि वो उस स्टेप से मे बी रिलेटेड ही ना हो। कहीं पे बहुत क्लियर होता है, कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है। तो एरर्स मत डालिएगा। अगर आप उसको फ्रीज कर पाएँ कि मैंने ये किया और यहाँ पे आके ये एरर आया, तो वो ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए भी आंसर करना। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर हम आपके किसी प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं, रीच आउट करिए, और विल बी हैप्पी टू हेल्प यू वेर एवर वी कैन। तो अब ये सेकेंड लास्ट फोल्डर था, ये भी हो गया। और अब लास्ट जहाँ मेरी सारी इंडिया की ऐप्स हैं मेजरली, उसको भी हम चला देते हैं। तो इससे इंडिया की सारी ऐप्स का अपग्रेड ख़त्म हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद हमारे पास बची सारी नई ऐप्स। अब एग्जिस्टिंग ऐप और नई ऐप में एक ही अंतर होता है,
नई ऐप्स को हम पब्लिश तो करते हैं, सिंक भी करते हैं, लेकिन अपग्रेड नहीं करते, हम उसे करते हैं इंस्टॉल। तो इतना ही अंतर है ऑफ बीइंग एग्जिस्टिंग ऐप और नई ऐप। एग्जिस्टिंग ऐप में आप अपग्रेड चलाते हैं, जबकि नई ऐप में आप इंस्टॉल चलाते हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं न्यू वाले फ़ोल्डर की। इस न्यू वाले फ़ोल्डर में जितनी सारी ऐप्स हैं ये अभी मेरे इन्वायरमेंट में है नहीं, और अगर मेरा कस्टमर चाहता है कि मैं इन नई ऐप्स को यूज़ करूं जो बिजनेस सेंटर ने प्रोवाइड करी है, तो हमारे पास अगेन एक सिंगल पावरशेल स्क्रिप्ट है जो इस फोल्डर में रखी हुई सारी ऐप्स को शॉर्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और फिर उस सीक्वेंस के बेसिस पे वो एक एक करके हर ऐप पे फिर से 3 स्टेप चलाता है। पर अब की बार 3 स्टेप होते हैं, पब्लिश, सिंक एंड इंस्टॉल। और मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी तो मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। 252 होना चाहिए था, सॉरी, फिर से चल जाओ। ओके, तो वो पब्लिश करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा और इंस्टॉल करेगा। और इंस्टॉल करने के बाद अगर उस एक्सटेंशन में कोई इंस्टॉल रूटीन लिखा हुआ है तो वो इंस्टॉल रूटीन भी इंस्टॉल के साथ चल जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैं फिर से इसे रिफ़्रेश करता हूँ एक्सटेंशन मैनेजमेंट को, बाहरी मैंने शॉर्टकट बना दिया है वैसे पिन करके उसे, तो यहाँ अब मेरे को ज़्यादा ऐप्स दिखेंगी, और ये नई ऐप्स जो आई हैं वो अब धीरे धीरे करके इंस्टॉल होती रहेंगी इस एनवायरनमेंट में। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, हर ऐप का अपग्रेड पाथ उस ऐप के अंदर लिखा होता है, तो इट्स इररिलेवेंट कि मैं उसे शुरू में पब्लिश सिंक करके छोड़ दूँ या उसे मैं लास्ट में करूँ, पर इससे मैं थोड़ा सा तेज चल पाता हूँ अपग्रेड्स में। इन्हें बनाने में कुछ टाइम लगता है, पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा है। एक बार मेरी पावरशेल स्क्रिप्ट थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, 3 और 4 तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट हाउ यू क्रिएट 1 2 3 4 फोल्डर एग्जिस्टिंग के अंदर, उसके बारे में हम किसी दिन बात कर सकते हैं। इस पॉइंट पे क्योंकि मेरा कस्टम एक्सटेंशन अपडेट हो चुका है, अपग्रेड, तो मेरे को कस्टमर पे अपने 3 फील्ड दिखने चाहिए और उन 3 फील्ड में डेटा भी दिखना चाहिए जो कि है। उसी तरीके से मेरा वेंडर में भी 3 फील्ड थे और उन तीनों फील्ड में डेटा होना चाहिए। लेट्स सी, है। फिर हमारी एक कस्टम टेबल थी, हम उसे भी देख लेते हैं, सैम्पल एंट्रीज, इसमें भी डेटा होना चाहिए जो कि है। तो क्योंकि मेरी ऐप अपग्रेड हो गई है और अगर उस ऐप के अंदर कोई अपग्रेड लॉजिक था तो वो भी एग्जीक्यूट हो गया है, इस पॉइंट पे ये सिर्फ और सिर्फ नए एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर रहा है, जो कि एक थोड़ी सी बड़ी लिस्ट हो सकती है। तो हम इसे थोड़ा सा टाइम देते हैं। फिर तब तक अगर आप लोगों के पास और कोई सवाल है, फॉर श्योर इंडिया के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, मेरे मन में भी है। मैं थोड़ा सा टाइम देके इंडिया लोकलाइजेशन सीख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, सॉरी फॉर दैट, पर जिस दिन मैं सीख जाऊँगा आपके जितने भी पुराने सवाल भी हैं मैं उनके जवाब दूंगा। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि हम 2016 से अपग्रेड करें, वो भी करेंगे आगे। अगेन जितने ज़्यादा कमेंट उतना हाईयर प्रायोरिटी हो जाती है उस टॉपिक की। जैसा मैंने शुरू में कहा, मुझे बिजनेस सेंट्रल के चैनल को सबसे बड़ा चैनल बनाना है इंडिया में, और उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। पर चलिए अब उस सवाल के बारे में बात करते हैं जब तक ये हो रहा है, कि मैं ये सारे वीडियो बिजनेस सेंट्रल 25 टारगेट करके क्यों बना रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहले से आते हैं और अगर आपने इस चैनल पे थोड़ा सा ध्यान दिया है, तो लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट ने एक अनाउंसमेंट करी थी जिसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसको कहते हैं बिजनेस सेंट्रल का फर्स्ट एवर ब्रेक वर्जन। तो हुआ क्या कि नैव 2016 में जहाँ माइक्रोसॉफ्ट को थोड़ा क्लैरिटी थी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्होंने टेबल लेवल और फील्ड लेवल पे एक नई प्रॉपर्टी को इजाद किया, उसे कहा ऑब्सोलीट स्टेट एंड ऑब्सोलीट रीजन। उसके बारे में 1 मिनट में बात करते हैं, सॉरी फॉर द ब्रेक। पर इसके साथ ये अपग्रेड पूरा ख़त्म हो गया है, इसमें इंडिया की सारी चीज़ें वापस आ गई हैं जो भी थी, इंडिया के जो नए एक्सटेंशंस थे वो भी आ गए हैं, जो पुराने एक्सटेंशन थे उनका भी सबका अपग्रेड हो चुका है। और इसके साथ ये अपग्रेड वाला पीस ख़त्म होता है। अब हम आते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे कि क्यों हम बिजनेस सेंट्रल 24 पे इन सब को लेके आ रहे हैं।
तो उसके वीडियो का लिंक भी मैं दे देता हूँ, जो कि बाद में इजी हो जाए जब आपके पास टाइम हो। पर ये वीडियो है, एक थोड़ा पुराना है। इसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड, द फर्स्ट एवर जंप वर्जन ऑफ बिजनेस सेंट्रल। तो होता क्या था कि जैसे मैं बता रहा था आपको कि 2016 में माइक्रोसॉफ्ट को ये क्लैरिटी थी कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी निकाली, ऑब्सोलीट स्टेट एंड ऑब्सोलीट रीजन। और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कहा कि जिस भी फील्ड की या जिस भी टेबल की आपको ज़रूरत नहीं है उसको ऑब्सोलीट मार्क कर दो, रिमूव्ड, और उसका रीज़न भी दो। तो ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, ये ISVs के लिए भी है और ये पार्टनर्स के लिए भी है जब वो क्लाउड पे काम करते हैं। पार्टनर्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है जब वो PTE बनाते हैं, पर बाकी और किसी भी सिनेरियो में उन लोगों को भी लॉ फॉलो करने होते हैं। तो ये NAV 16 से फिर BC 13, फिर NAV 18, फिर BC 13, फिर BC 14 और फिर इतने सारे बिजनेस सेंट्रल के वर्जन आए जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी टेबल्स और फील्ड ऑब्सोलीट करे। तो जो 25 है वो अनाउंस हुआ है पहला ब्रेक वर्जन। इसका मतलब है कि जिसको भी फ्यूचर में 26 में अपग्रेड करना है उसे 25 पे आना पड़ेगा, क्योंकि 26 में माइक्रोसॉफ्ट सारे जो आज तक ऑब्सोलीट स्टेट रिमूव्ड वाले फील्ड या टेबल्स हैं उन सब को डिलीट कर देगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि वो जो टेबल्स डिलीट हो रही हैं उनका जो अपग्रेड लॉजिक है वो अब लिखा जाएगा। तो उसके कारण अगर कोई कस्टमर BC 14 में है और उसे क्लाउड में जाना है, वो डायरेक्टली BC 14 से भी क्लाउड में नहीं जा पाएगा बिजनेस सेंट्रल 2016 लॉन्च होने के बाद। तो बिजनेस सेंट्रल 25 एक बहुत ही मेजर वर्जन बनने वाला है आगे जाके अपग्रेड करने के लिए, एटलीस्ट उन कस्टमर्स के लिए जो आज भी NAV में ही हैं। मैं हाईली इनकरेज करूँगा, अगर आप एक पार्टनर हैं या एक डेवलपर हैं पार्टनर के साइड और आप कस्टमर से बात करते हैं, तो मेक श्योर कि उन्हें बताएं कि इसकी टाइमलाइन है और सूनर देन लेटर वो जितना जल्दी करेंगे उतना उनका फ़ायदा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी गारंटी दी है कि हर 5 वर्जन के बाद एक ब्रेक वर्जन आएगा, विच इज़ टिपिकली बिजनेस सेंट्रल 30 या 31 में एक और ब्रेक वर्जन आएगा। तो हर 5 साल में माइक्रोसॉफ्ट अपना स्कीमा साफ करेगी। अगर आप एक ऐप पब्लिशर हो क्लाउड में तो सॉरी, पर ये फीचर अभी पार्टनर्स के लिए या ऐप सोर्स डेवलपर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का क्लीनअप है। अब बोलोगे क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा चल रहा था, बड़े मज़े आ रहे थे BC 14 से रेप्लिकेट करने में। इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा, अननेसेसरी जंक को आप फ्यूचर में लेके जाओगे। एक बहुत अच्छी टेबल है प्रोडक्ट ग्रुप कोड, जो बहुत पहले ऑब्सोलीट हो गई थी। सरप्राइज सरप्राइज, वो टेबल आज भी बिजनेस सेंट्रल के लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है। अगर वो नहीं भी यूज़ हो रही है तो वो SQL डेटाबेस पे एक लोड क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है। तो इन फ्यूचर जैसे ही बिजनेस सेंट्रल 26 लॉन्च होता है, विच इज़ वेरी नियर फ्यूचर, वो सारी टेबल्स और वो सारे फील्ड्स जो ऑब्सोलीट मार्क किए गए थे टू बी रिमूव्ड, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर किसी पे ऑब्सोलीट स्टेज पेंडिंग है तो वो अभी मूव नहीं होगा, वो फिर अगले जंप वर्जन में मूव होगा। हाईली इनकरेज अगर आप एक डेवलपर हैं, क्योंकि आपको कस्टमर से बात करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है, अंडरस्टैंड दिस कि जंप वर्जन क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है और वो कब आने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है एज ए पार्टनर और एज ए यूज़र, सॉरी एज ए डेवलपर, कि गोइंग फॉरवर्ड आपको बिजनेस सेंट्रल 14 से बिजनेस सेंट्रल 25 ऑन प्रेमिस आना पड़ेगा बिफोर आप 26, 7, 8 में जाओ या बिजनेस सेंट्रल क्लाउड में जाओ। होपफुली मज़ा आया होगा। मैंने थोड़ा सा अटपटा था मैं नहीं करता हूँ हिंदी में, पर आपको अगर मज़ा आया तो हम और भी करेंगे। आपको यहाँ पे पता है क्या करना है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे आपके किसी दोस्त की मदद हो जाएगी, शेयर का बटन दबा दीजिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा, हमें इसे इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस सेंट्रल का चैनल बनाना है, जहाँ हम एजुकेशन करेंगे
तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन अगर आपको नए अपडेट्स पे ध्यान देना है तो। अगर बिजनेस रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें info@adityaconsulting.com पे रीच आउट कर सकते हैं और हम आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपको अगली बार जल्दी से जल्दी देखूँगा। तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए और जो सीख रहे हैं वो लोगों को सिखाते रहिए, डायरेक्टली या शेयर करके। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो शेयर करिए, नहीं सीखा है इट्स ओके। ये ज़रूर बता देना कि मैं हिंदी में और कंटेंट करूं कि नहीं करूं। ये पहला कंटेंट है इस चैनल में जो हिंदी में है और आपके विश के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो मैं आपको अगले वीडियो में देखता हूँ जल्दी से जल्दी। टिल देन हैव फन।